सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी सर क्लासेस 95 पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के टॉप 10 सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, जो ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमारे, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर आपको लगभग हर साल मिलने वाले टॉपिक आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लेक्चर में जो 10 टॉपिक देखेंगे वो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। बच्चों, आपको पता है कि हमारा जो फिजिक्स का पेपर आता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो आता है 70 मार्क्स का। ठीक है, उस 70 मार्क्स में हम कितने नंबर लेना चाहते हैं? 60 नंबर लेना चाहते हैं, या फिर 65 नंबर लेना चाहते हैं, या फिर हम 50 नंबर सिर्फ लाते हैं, या फिर हम 40 नंबर लाते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मुझे मैक्सिमम 23 नंबर लाने होते हैं। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो हम फेल हो सकते हैं। तो लगभग 23 नंबर में लाने पड़ते हैं, 23 नंबर लाने पड़ते हैं। उसके ऊपर आप 70 तक जो भी नंबर लाना चाहते हैं वो ला सकते हो। फिर आपको जैसे आप प्रिपरेशन करते हो, जैसे आप मेहनत करते हो, उस हिसाब से की मेहनत पर वैरी करता है आपका मार्क्सिट। तो बच्चों, आपके जो समय बचा है आपके पास, जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन का आपके पास जो भी समय बचा है, इस समय में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सको। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने बोर्ड एग्जाम में तरीका अपना लिया, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। आपको क्या करना है, आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं धीरे धीरे पढ़ते चलना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए चलना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, डेरिवेशंस पढ़ने हैं, परिभाषाएं, रूल्स, जो कुछ भी है सारा कुछ पढ़ते हुए चलना है। तो आज के इस लेक्चर में हम 10 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें कुछ नियम भी डिस्कस करेंगे छोटी छोटी परिभाषाओं के रूप में, जिसमें हमारा पहला है किरचॉफ का नियम। क्या होता है बच्चों? किरचॉफ का 2 नियम है, एक संधि का नियम है जिसे प्रथम नियम, और एक दूसरा बंद पास का नियम है। संधि का नियम क्या कहता है या किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है? इस नियम का कहने का मतलब है किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली, हमारे पास कोई भी परिपथ है उसके किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराएं जो होगी, जो भी धाराएं उस संधि पर मिलेंगी, उसके बीच में मिलेंगी, उनकी धाराओं का योगफल जो बीजीय योग होगा वो शून्य होगा। यानी कि योगफल जो धाराओं का जो योगफल बीजीय होगा वो शून्य होगा, यानी कि I = हमारा 0 होगा। और ये जो नियम है इसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। इस नियम को नाम से हम बोलते हैं संधि का नियम। एक हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम जिसे हम बोलते हैं बच्चों बंद पास का नियम। ये नियम क्या कहता है? प्रतिरोध पर लागू होता है। इस नियम के अनुसार कहा जाता है यदि किसी परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों का, कोई भी हमारे पास परिपथ है उसके बंद पास में लगे हुए जो भी प्रतिरोध हैं तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं का गुणनफल का बीजीय योग, उसमें लगे हुए परिपथ के में प्रतिरोधों का और प्रवाहित होने वाली धाराओं का बीजीय योग जो होगा, उसी पास में लगे विद्युत वाहक बल को ई से लिखते हैं कि बीजीय योग के बराबर होगा। यानी कि सिग्मा IR = होगा सिग्मा ई। ठीक, यानी कि जो I है और प्रतिरोध जो है इन एक किसके बराबर होंगे? उसमें लगे हुए विद्युत वाहक बल के बराबर होंगे। समझ में है? अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है बच्चों, हमारा टॉपिक कह रहा है कि चालक क्या होते हैं। बच्चों, आपको बताना कि चालक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, चालक यानी कंडक्टर क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर आवेश आसानी से प्रवाह हो जाता है, चालक कहलाते हैं। लोहा, चांदी, तांबा आदि होते हैं। या आप ऐसे लिखिए, ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए उन्हें हम चालक कहते हैं। ये लोहा हो सकता है, चांदी, कॉपर आदि हो सकते हैं। समझ में है? तीसरा टॉपिक देखिए बच्चों, हमारा तीसरा टॉपिक है कि द्विघात कोण क्या होता है। आपको बताना है द्विघात कोण क्या होता है। और एक चीज याद रखना, द्विघात कोण पढ़ने से पहले आपको इसका मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, ये चीज नोट डाउन कर लेना है। द्विघात कोण का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन चुका है कि द्विघात कोण का मान विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है या एक जैसा रहता है। तो याद रखना, द्विघात कोण जो होता है उसका मान जो होता है हर एक स्थान पर अलग अलग रहता है। ठीक है, देखिए समझिएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का द्विघात कोण कहते हैं। उस स्थान का द्विघात कोण क्या होता है? चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में एक न्यून कोण बनता है, उस न्यून कोण को ही हम द्विघात कोण कहते हैं। समझ गए? अगला, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए,
चुंबकीय क्षेत्र का अगर चुंबक का क्षेत्र, तो किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई भी चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय वस्तु या जहां तक चुंबकीय वस्तु लोहा, कोबाल्ट आदि, चुंबकीय वस्तु जो होगी लोहा हो सकता है, कोबाल्ट आदि को चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर ले, यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक किसी भी पदार्थ को, जो भी उसके चुंबकीय पदार्थ होगा जो उसमें चिपक सकता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उस स्थान को, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अगला बच्चों देखिए, अगला हमारा टॉपिक है बच्चों विचलन कोण क्या है, यानी कि विचलन कोण क्या होते हैं। तो बच्चों प्रिज्म पर आपतित किरण की दिशा, हमारा कोई प्रिज्म है उस पर आने वाली किरण की दिशा तथा अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म से निर्गत किरण की दिशा, प्रिज्म से बनी हुई जो निर्गत किरण की दिशा होती है उनके बीच में कोण बनता है जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। चीज आपको याद रखना है। अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, यानी कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो किन बातों पर निर्भर करती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों लेंस की जो फोकस दूरी होती है, लेंस के पृष्ठ की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, उस पर भी निर्भर करती है, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी निर्भर करती है, और प्रकाश के रंग पर भी हमारी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कहाँ होता है, यानी कि जो हमारी एक स्वस्थ आंख है उसका निकट बिंदु कहाँ पर होगा, इसके बारे में आपको बताना है। बच्चों स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। चीज आपको याद रखना है। आठवां टॉपिक है बच्चों आंख की समंजन क्षमता पर टिप्पणी कीजिए। आंख की समंजन क्षमता क्या होती है बच्चों अगर हम बात करते हैं आंख की समंजन क्षमता, तो आंख में आप इस समय आप अपने फोन में देख रहे हैं, कभी आप बाहर देखना चाहते हैं या आप अदर कहीं स्थान पर देखना चाहते हैं तो आप देख पाते हैं, वही नेत्र की समंजन क्षमता। तो समझिए इसकी परिभाषा को, आवश्यकता अनुसार हमें जितनी भी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार नेत्र द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि हमें जितनी भी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार हम नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसे हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों समस्थानिक क्या होते हैं। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हमारा CL 17 35 होता है, CL 17 36 होता है, और एक्चुअल में CL का जो होता है वो 35.5 होता है। ये आपको कहीं कहीं 35 लिखा मिलेगा और कभी कभी 36 लिख देते हैं। तो ये क्या है, एक दूसरे के समस्थानिक है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक है जो बच्चों नाभिकीय बल की परिभाषा दीजिए। नाभिकीय बल यानी कि नाभिक के भीतर का बल। तो बच्चों समझिए, नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांध कर रखता है नाभिकीय बल कहता है। यानी कि नाभिक के अंदर एक बल लगता है और वो बल क्या कार्य करता है, नाभिक के जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनको परस्पर बांध रखता है, उस पर उनको जो परस्पर बांधे रखता है तो उसमें एक बल की जरूरत पड़ती है, उसी बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। यानी कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को परस्पर बांधे रखता है नाभिकीय बल कहलाता है। समझ में है। तो बच्चों ये थे टॉप हमारे 10 टॉपिक्स जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए। छोटी छोटी परिभाषा थी, टॉपिक आपके अति लघु उत्तरी में या फिर आपको लघु उत्तरी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। जहां पर बन सकता मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।